घना जंगल, ऊपर से सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंचती हैं। हवा में नमी, मिट्टी की गंध और हर ओर फैली पत्तों की सरसराहट। इसी जंगल के बीचों बीच एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा है। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही है, मानो हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें भी टूटती जा रही हों। वह सोच रहा है, शायद कहीं कोई रास्ता होगा, शायद इस भूलभुलैया से निकलने का कोई उपाय मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जंगल और घना होता जाता है, रास्ते और उलझन भरे, और निकलने का कोई सिरा नजर नहीं आता। वह आदमी सूरज की दिशा देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा है। रोशनी कम होती जा रही है और डर बढ़ता जा रहा है। दौड़ते दौड़ते अचानक उसकी नजर एक पुराने जर्जर बोर्ड पर पड़ती है। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके ठीक नीचे एक संख्या उकेरी हुई है, 108। आदमी के चेहरे पर चिंता और गहरा जाती है। रात उतरने लगी है। जंगल में एक अजीब सी खामोशी और भय का माहौल फैल गया है। अचानक पेड़ों पर बैठी सारी चिड़ियां एक साथ उड़ जाती हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। हैरानी की बात है कि इतने बड़े जंगल में एक भी जंगली जानवर नहीं दिखता, मानो इस जगह की डरावनी ताकत ने जानवरों को भी भगा दिया हो। आदमी और तेज दौड़ने लगता है, लेकिन घंटों दौड़ने के बाद भी वह बार बार उसी बोर्ड के सामने आ पहुंचता है, 108 पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उसे समझ आ गया कि कितना भी भाग ले, वह इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। थककर वह छुपने के लिए जगह तलाशता है, लेकिन कोई सुरक्षित कोना नहीं मिलता। मजबूरी में वह एक पेड़ पर चढ़ता है, पर तभी शाख टूट जाती है और वह ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। तेज चोट लगती है, शरीर में गहरे घाव हैं। बेहोशी छाने लगती है, तभी जमीन कांपने लगती है और कहीं से अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। उसकी सांसें अटक जाती हैं। अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे खींच ले जाती है। उसकी चीख जंगल में गूंजती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद शहर में एक पक्षी की दुकान में काम करने वाली लड़की मीना की कहानी शुरू होती है। मीना का मालिक उसे एक सुनहरे तोते की डिलीवरी के लिए जंगल के बाहर बसे गांव झेड़ भेजता है। मीना मोबाइल में लोकेशन सेट करती है और अपनी कार में निकल जाती है। रास्ते में एक बोर्ड पर लापता लोगों की तस्वीरें देखती है, पर वह ध्यान नहीं देती। जल्दी पहुंचने के लिए वह जंगल के बीच से शॉर्टकट लेती है। जैसे जैसे मीना जंगल के अंदर जाती है, मोबाइल का सिग्नल चला जाता है। कार का रेडियो भी बंद हो जाता है। मीना रास्ता भूल जाती है और थोड़ी देर बाद कार भी अचानक बंद हो जाती है। वह बाहर निकलती है तो देखती है वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड उसके सामने है। डर और उलझन के बीच वह तोते का पिंजरा हाथ में लेकर मदद की तलाश में आगे बढ़ती है, पर आसपास कोई नहीं मिलता। जब वह वापस लौटती है तो उसकी कार भी गायब हो चुकी होती है। घबराई मीना सोचती है शायद वह किसी और जगह लौट आई है, लेकिन जंगल का हर कोना एक जैसा लगता है। अंधेरा घिर आता है। अचानक फिर वही दृश्य, सारे पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। जमीन कांपने लगती है और मीना को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूर उसे किसी की छाया दिखती है। वह दौड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। तभी एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखती है। मीना उसके पीछे दौड़ती है, मदद मांगती है, लेकिन वह औरत रुकती नहीं। आखिरकार वह एक कमरे के पास पहुंचती है, जहां बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और कहती है, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी अंदर आ जाओ। मीना दौड़कर कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही वह देखती है, बड़ा सा शीशा कमरे के बीचों बीच है। वहां दो और लोग हैं, एक लड़की कियारा और एक लड़का डैनियल। बूढ़ी औरत अपना नाम मैडलिन बताती है। मीना घबराकर पूछती है, ये जगह क्या है? मैडलिन कहती है, हम इसे द कॉब कहते हैं। ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी आओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, किसी की नजर हम पर है। तभी बाहर से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कियारा बताती है, इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। ये उस शीशे के दूसरी ओर से हमें देखते हैं। हर रात सूरज ढलने के बाद ये आते कि हैं और सुबह तक हमें घूरते रहते हैं कि हैं। मीना पूछती है, ये कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। शीशे के पार से तालियों की आवाज आती है, मानो वॉचर्स उनकी मौजूदगी पर खुश हों। मीना डर से कांप रही है। रात भर सब लोग शीशे के सामने खड़े रहते हैं। कोई उन्हें देख रहा है, पर वे उसे नहीं देख सकते। सुबह होते ही सब लोग बाहर निकल आते हैं। मैडलिन समझाती है, दिन में हम इस जंगल में घूम सकते हैं,
लेकिन रात होते ही वापस इसी कमरे में आना जरूरी है, वरना वॉचर्स हमें पकड़ लेंगे। मीना सोचती है। जैसे तैसे सुबह होते ही जंगल से बाहर निकल जाएगी। वह रास्ता ढूंढती है, लेकिन हर बार वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड सामने आ जाता है। आखिरकार वह एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचती है, जहां से दूर दूर तक सिर्फ जंगल फैला है। हार कर वह बैठ जाती है। तभी मैडलिन उसके पास आती है और समझाती है, मैं भी तुम्हारी तरह भागने की कोशिश कर चुकी हूं। इस जंगल से बाहर कोई नहीं जा सकता। यह जंगल खुद एक शिकारी है और हम सब इसकी शिकार। मैडलिन मीना को जंगल में ले जाकर कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड दिखाती है, जो जंगल को घेरे हुए हैं। वह बताती है, ये बोर्ड प्रोफेसर ने लगाए थे, पर किसी ने उसे आज तक देखा नहीं। हमारा घर इन बोर्डों के बीच में है। अगर हम इससे बाहर गए तो वापस आना नामुमकिन हो जाता है। रात होते ही वे लोग फिर कमरे में लौट आते हैं। वॉचर्स शीशे के पार से उन पर नजर रखते हैं। कभी कभी कियारा उनके सामने नाचती है, जैसे वॉचर्स को खुश करना हो। रातों रात यही सिलसिला चलता है, डर, अनिश्चितता और उम्मीद का मर जाना। दिन में ये लोग खाने के लिए जंगल से जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करते हैं। एक दिन कियारा मीना को जंगल में एक गहरा गड्ढा दिखाती है, जिसमें वॉचर्स दिन में छुपे रहते हैं, क्योंकि धूप से उनकी खाल जलती है। कियारा बताती है कि वह 5 महीने पहले अपने पति के साथ आई थी, पर उसका पति रास्ता ढूंढने गया और अब तक वापस नहीं लौटा। अब मीना, मैडलिन, कियारा और डैनियल सब एक ही डर में जी रहे ही हैं, जंगल के शिकारी और वॉचर्स के बीच फंसे हुए। हर रात उम्मीद करते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए, पर जंगल के नियम बड़े कठोर हैं। यहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। यही है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का शापित सच। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और रहस्यपूर्ण मोड़ पर आ गई है। हम जानते हैं कि कियारा के पति, जिसकी झलक हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी, वही व्यक्ति था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी लाश को किसी ने घसीटते हुए देखा था और रहस्य अब और गहरा हो गया था। इस भयानक सच्चाई के साथ दोनों पात्र कमरे की ओर लौटते हैं, जहां मैडलिन मीना को 3 कठोर नियम बताती है, जिन्हें मानना उनकी जान बचा सकता है। पहला नियम, रात के समय कभी भी घर का दरवाजा न खोलना। दूसरा, रात में दर्पण की ओर पीठ करके या कमर झुकाकर न देखना। और तीसरा, दिन में उन गहरे गड्ढों के पास जाने से बचना और जितना संभव हो सके उजाले में रहना। मैडलिन का विश्वास है कि जब तक ये नियम टूटेंगे नहीं, तब तक वे सुरक्षित रहेंगे। मगर मीना के मन में अब शक घर कर चुका है। वो मैडलिन की बातों पर भरोसा नहीं करती। रात के समय मीना वॉचर्स के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह दर्पण का उपयोग अपने कान से करके सुनने की कोशिश करती है कि कहीं उसे कोई आवाज सुनाई दे। मगर जब उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता तो उसे लगता है कि शायद मैडलिन ने सब झूठ बोला है। मीना नियमों को तोड़ देती है। वह दर्पण की ओर पीठ करके सो जाती है। उसका यह कदम वॉचर्स को नाराज कर देता है। वे शीशे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं, जिससे मैडलिन भी घबरा जाती है। वह दौड़ती हुई मीना के पास आती है और उसे फिर से समझाती है। दरअसल वॉचर्स को अपमानित महसूस होता है जब कोई उनकी ओर पीठ करता है। इस रात के डर के साए में यह अनुभव खत्म होता है और अगला दिन नई आशंकाओं के साथ शुरू होता है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने कभी वॉचर्स को देखा है। डैनियल बताता है कि उसने कभी वॉचर्स को नहीं देखा और जो देखता है वह बचता नहीं। मीना को पूरा विश्वास है कि मैडलिन ने यह सब कहानियां गढ़ी हैं ताकि वे सब अंदर ही फंसे रहें। अब दोनों मिलकर गड्ढों की ओर जाते हैं, शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। मीना खुद को एक रस्सी से बांधकर गड्ढे में उतरती है, जबकि डैनियल ऊपर रस्सी थामे रहता है। नीचे पहुंचकर मीना को वहां इंसानों के कई सामान मिलते हैं, उन लोगों के जो वॉचर्स के शिकार बने थे। वह सामान इकट्ठा करती है और डैनियल की मदद से बाहर निकलने का इंतजार करती है। लेकिन तभी गड्ढे के ऊपर हलचल होती है। वॉचर्स का हाथ मीना की ओर बढ़ता है, पर मीना धूप में खड़ी होती है। उनकी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वह झुलसने लगता है। डैनियल जल्दी से रस्सी डालता है और मीना किसी तरह बाहर निकल आती है। वह पूरी तरह सहमी हुई थी। सारा सामान लेकर वे सुरक्षित घर लौटते हैं। मैडलिन उनसे पूछती है कि यह सब कहां से लाए। वे झूठ बोलते हैं कि यह सब उन्हें जंगल में मिला, मगर मैडलिन जानती है कि उन्होंने यह सामान गड्ढे से लाया है। वह मीना से पूछती है कि उसने वहां क्या देखा, पर मीना कुछ नहीं बताती।
अब इन लोगों को उम्मीद है कि कैमरा लगाकर आज रात वॉचर्स की कोई झलक जरूर मिलेगी। डैनियल कैमरा टीवी से जोड़ता है ताकि सब देख सकें। मैडलिन बार बार समझाती है कि यह गलती है, मगर कोई उसकी नहीं सुनता। रात गहराती है और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। टीवी स्क्रीन पर इंसानी टांगें दिखाई देती हैं। कोई बाहर कियारा के पति की आवाज में बोल रहा है और दरवाजा खोलने को कह रहा है। कियारा को लगता है उसका पति लौट आया है। वह दौड़ती है दरवाजा खोलने, लेकिन मैडलिन उसे रोकती है। वह कहती है, यह तुम्हारा पति नहीं हो सकता, क्योंकि इस अंधेरे में कोई बाहर से आ ही नहीं सकता। कियारा फिर भी उसे परखना चाहती है। वह बाहर वाले से कुछ ऐसा पूछती है जो सिर्फ उसके पति को पता हो। जवाब न मिलने पर सब समझ जाते हैं कि बाहर वॉचर है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो बाहर वाला कैमरा तोड़ देता है। यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है। वॉचर्स कभी कभी इंसानों का रूप धर लेते हैं। गुस्से में वॉचर्स शीशे पर जोर जोर से चोट करने लगते हैं। शीशे में दरार पड़ जाती है, पर मैडलिन सबको शीशे की ओर मुंह कर लाइन में खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। अब मीना स्वीकार करती है कि उन्होंने सारा सामान गड्ढे से चुराया था। मैडलिन गुस्से में अगले दिन वह सामान फिर से गड्ढे में फेंक आती है। इससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, मगर अब जंगल का माहौल अजीब हो गया है। डैनियल पर इसका गहरा असर पड़ता है। वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। कियारा, जो अब जान चुकी थी कि उसका पति लौटेगा नहीं, टूट चुकी थी। वह जीवन से हार मानकर गड्ढे में कूदकर जान देना चाहती थी, पर मीना उसे बचा लेती है। डैनियल अब मैडलिन पर गुस्सा निकालता है और उसे पेड़ से बांध देता है। वह कहता है कि अब से वही नियम बनाएगा। रात होने पर डैनियल और कियारा कमरे में चले जाते हैं, जबकि मीना और मैडलिन बाहर रह जाते हैं। जैसे ही अंधेरा गहराता है, वॉचर्स की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मीना और मैडलिन छुपकर अपनी जान बचाती हैं। इस बार दर्शकों को वॉचर्स की एक झलक भी मिलती है। लंबे, पतले, डरावने प्राणी जो गड्ढों से निकलकर इंसानों की तलाश में हैं। वॉचर्स के गुजर जाने के बाद मीना और मैडलिन सुरक्षित कमरे में लौटती हैं और डैनियल से दरवाजा खोलने की गुहार लगाती हैं। डैनियल आखिरकार दया खाकर दरवाजा खोल देता है। अंदर पहुंचकर मैडलिन सबको सच बताती है। उसने कभी खुद का प्रतिरूप देखा था, एक वॉचर जो उसका रूप धरकर उसे धोखा देना चाहता था। मीना पूछती है, ये वॉचर्स आखिर हैं क्या? मैडलिन बताती है कि ये वॉचर्स असल में परियां हैं, जो कभी इंसानों के साथ रहती थीं। परियों के पास अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन इंसानों को उनसे डर लगने लगा। इंसानों ने परियों को खत्म करने की ठानी और संख्या में ज्यादा होने के कारण वे परियों को पराजित कर एक बड़ी जंगल की घाटी में गहरे गड्ढों में कैद कर देते हैं। परियों पर श्राप लगा दिया गया, जिससे वे सैकड़ों वर्षों तक उन्हीं गड्ढों में कैद रहीं। वक्त के साथ उन्होंने सुरंगें बनाई और बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। अब वही परियां वॉचर्स के रूप में उन गड्ढों से निकलकर इंसानों के सामने आती हैं, मगर सैकड़ों साल जमीन के नीचे रहने के कारण उनका रूप विकृत और डरावना हो गया है। कहानी यहीं रुकती नहीं। वॉचर्स की असलियत जानकर अब सभी को अपनी जान बचाने के लिए आपसी विश्वास, समझदारी और साहस दिखाना होगा। क्या वे मैडलिन के नियमों का पालन करके इस भयावह जंगल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर वॉचर्स का प्राचीन श्राप उन पर भारी पड़ जाएगा? यह रहस्य अभी बाकी है। पंख गिर चुके थे, जादुई शक्तियां खो चुकी थीं, फिर भी उन चारों ने खुद को सूर्य की रोशनी से बचाए रखा। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब भी उनके भीतर कोई रूप शेष था, कोई अस्तित्व बाकी था। डैनियल ने मैडलिन से पूछा, ये वॉचर्स हमसे आखिर चाहते क्या हैं? वे हर रात हमें क्यों देखते हैं? मैडलिन की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये वॉचर्स भी कभी इंसानों के बीच रहते थे, जंगल से बाहर, हमारे ही बीच। मैं भी चाहती हूं कि फिर से इंसानों के बीच जाऊं, पर अपने असली रूप में। लेकिन अब हम इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने हमें यहां रखा है ताकि तुम हमें देखकर हमारे बारे में जान सको, हमारे सवाल पूछ सको और इंसानों की दुनिया में लौटने का रास्ता सीख सको। मैडलिन बातें बता ही रही थी कि अचानक कमरे के बाहर हलचल मच गई। सारे वॉचर्स वापस आ गए थे। जैसे ही पता चला कि मैडलिन और मीना अपने कमरे में लौट आई हैं, वॉचर्स बुरी तरह गुस्सा हो गए। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। चारों ने मिलकर एक भारी टेबल दरवाजे के सामने खींच दी ताकि वॉचर्स भीतर ना आ सके। लेकिन वॉचर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी।
इन चारों को पता था कि वॉचर्स किसी भी वक्त घुस सकते हैं। मौत का डर उनकी आंखों में उतर आया था। तभी मीना को एहसास हुआ कि टेबल दरवाजे की ओर घसीटते हुए कारपेट भी पीछे हट चुकी है। जब उन्होंने कारपेट हटाया तो नीचे एक बड़ा सा लोहे का गेट मिला। जल्दी से उन्होंने गेट खोला और पाया कि उसके नीचे एक विशाल बंकर छुपा हुआ है। सबने फुर्ती से बंकर में प्रवेश किया और ऊपर से गेट बंद कर लिया। बंकर के भीतर जाकर वे हैरान रह गए। यहाँ हजारों दिनों का खाना, एक कंप्यूटर और जरूरी सामानों का भंडार था। मीना को जानना था कि यह जगह किसने बनाई, इसलिए उसने कंप्यूटर ऑन किया। कंप्यूटर में ढेरों डेटा था, एक सुरक्षित फोल्डर जिसे खोलने पर पता चला कि यह पूरा बंकर प्रोफेसर मार्टिन ने बनाया था। असल में प्रोफेसर को इन वॉचर्स के बारे में पहले से पता था। वह इन पर रिसर्च करना चाहता था। लोगों को पैसे का लालच देकर यहां बुलाता, ऊपर के कमरों में रहने देता और रात होते ही खुद अपने घर चला जाता। वॉचर्स उन लोगों को पकड़ लेते और खा जाते। कंप्यूटर में रखे वीडियो में प्रोफेसर ने कई राज खोले थे। एक वीडियो में उसने बताया कि उसकी रिसर्च के दौरान उसे एक अनोखी परी मिली थी जो गड्ढों से निकलकर उजाले में आ जाती थी। वही परी थी जो इंसानी बच्ची के रूप में बदल सकती थी, इतनी खूबसूरती से कि कोई पहचान ही ना पाए। प्रोफेसर ने उस परी को पिंजरे में कैद कर लिया था और उस पर प्रयोग करने की योजना बनाई थी। मीना ने कंप्यूटर में एक और वीडियो चलाया जिसमें प्रोफेसर खुद को मारने से पहले आखिरी संदेश रिकॉर्ड कर रहा था। उसने बताया कि इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता है। शाम के वक्त जिस दिशा में पक्षी उड़ते हैं उसी ओर दौड़ो तो जंगल से बाहर निकल सकते हो। उसने वादा किया कि अगर कभी कोई इस जंगल से निकल पाए तो उसकी रिसर्च को यूनिवर्सिटी जाकर नष्ट कर दे। प्रोफेसर ने कहा, यहां आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगले दिन चारों ने बंकर से बाहर निकलने का फैसला किया क्योंकि अब उनका सुरक्षित कमरा भी वॉचर्स ने तबाह कर दिया था। वे जंगल से बाहर निकलने के इरादे से चलने लगे। मीना ने अपने साथ पाला तोता आजाद कर दिया और जिस दिशा में वह उड़ गया उसी ओर ये लोग चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कब्र मिली। मैडलिन ने बताया, एक समय था जब हम इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, धोखा दिया और हमें इन जंगलों में कैद कर दिया। कई घंटे चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे जहां प्रोफेसर की नाव बंधी थी। वे खुश थे मगर शाम हो चली थी। वॉचर्स के आने का समय हो गया था। वे जल्दी से नाव में बैठ गए। तभी पीछे से किसी की चीख सुनाई दी। देखा तो कियारा का घायल पति मदद के लिए पुकार रहा था। डैनियल अकेला उसकी मदद को गया, लेकिन नाव के पास आते ही पता चला कि वह इंसान नहीं बल्कि वॉचर था जिसने डैनियल का रूप ले लिया था। देखते ही देखते वॉचर ने डैनियल को मार दिया, मगर बाकी तीनों जान गए कि वॉचर्स नदी पार नहीं कर सकते। वे नाव से नदी पार कर शहर पहुंच गए। शहर पहुंचते ही सभी अपने अपने रास्ते अलग हो गए। कुछ दिनों बाद मीना प्रोफेसर मार्टिन की यूनिवर्सिटी पहुंची ताकि उनकी रिसर्च नष्ट कर सके। वहां उसे एक टेप रिकॉर्डर मिला जिसमें प्रोफेसर ने एक और बड़ा रहस्य बताया। हजारों साल पहले इंसान और परियां साथ रहते थे, यहां तक कि उन्होंने आपस में विवाह भी किए। इंसान और परी के मेल से जो संतानें जन्मी वे हाफलिंग्स कहलाती थीं। ऐसे बच्चे जो इंसानों और परियों दोनों की शक्तियां लिए थे। वे मृत व्यक्ति का रूप भी ले सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने परियों को जंगलों में कैद कर दिया तब हाफलिंग्स ने इंसानों के बीच रहना शुरू कर दिया, अपना चेहरा बदलकर। आज भी वे किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद हैं। मीना ने प्रोफेसर के ऑफिस में कुछ तस्वीरें खोजी जिनमें प्रोफेसर के साथ एक महिला थी, वही मैडलिन। मीना हैरान रह गई। मैडलिन तो प्रोफेसर की पत्नी थी, फिर वह जंगल में कैसे मिली? वह कियारा के पास गई और सब कुछ बताया। कियारा ने बताया कि असल में प्रोफेसर की पत्नी की कई साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी। फिर मीना को समझ आया कि जंगल में उनके साथ रहने वाली मैडलिन इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली परी थी। असल में प्रोफेसर ने उस परी को अपनी पत्नी की याद में कैद किया था और उसे अपनी पत्नी का रूप लेने के लिए मजबूर किया था। मीना ने कहा, हमें मैडलिन को वापस जंगल भेजना होगा। तभी एक कार आई और उसमें से कियारा उतरी, पर मीना का दिल बैठ गया। जिसके साथ अब तक वह थी वह असली कियारा नहीं बल्कि मैडलिन थी जिसने कियारा का रूप धारण कर रखा था। मैडलिन ने गुस्से में कहा, मैं बाकी परियों से अलग थी, सब मुझे तंग करते थे, मैं अकेली रह गई थी। प्रोफेसर ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी पत्नी का रूप ले लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली,
लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। इंसानों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मीना ने उससे पूछा, क्या प्रोफेसर ने तुम्हें बताया था कि तुम दिन में बाहर क्यों जा सकती हो? क्योंकि तुम हाफलिंग हो, आधा इंसान आधी परी। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स इंसानों के बीच रहते हैं। ये सुनते ही मैडलिन के भीतर कुछ बदल गया। उसके असली पंख फिर से निकल आए और वह मीना को छोड़कर उड़ गई। कुछ हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रहने लगी। उसने बताया कि शायद कोई परी अब भी उसका पीछा कर रही है। उसकी बहन ने समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन कहानी के अंत में एक छोटी बच्ची के रूप में मैडलिन उनके घर के बाहर खड़ी दिखती है। अब वे इंसानों की दुनिया में उसी रूप में जीती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।